हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बानी अपडेट्स। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आफ्टर जेईई मेंस। मींस जो आपका जोसा काउंसलिंग एंड सीसे काउंसलिंग होता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं और उनके बिना आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो पुराने भी चल जाते हैं, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको न्यू चाहिए होते हैं, वो कुछ दिनों के अंदर ही अपडेट होने चाहिए। तो सारी चीज़ों को अच्छे से बताऊंगी, साथ ही साथ सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कब और क्यों। साथ ही साथ बताऊंगी जोसा काउंसलिंग के बाद आपकी फ़ीस कितनी लगती है और जोसा काउंसलिंग कराते समय कितनी फ़ीस लगती है, सारी चीज़ बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बता दूँ बात कि आपके जोसा काउंसलिंग जो है उसमें 6 राउंड्स होते हैं और वो जो है आपकी 10 जून को स्टार्ट होने जा रही है। तो जोसा काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें 6 राउंड्स होते हैं, 6 राउंड्स में आपको किसी ना किसी राउंड्स में मिल जाएगा। जोसा काउंसलिंग जो होती है, अगर आपने एडवांस करके जो जोसा काउंसलिंग में एंटर कर रहे हैं तो आपको एनआईटीज़ वगैरह मिलते हैं, जीएफटीआई एंड ट्रिपल आईटीज़ मिलते हैं। बट अगर आप एडवांस लेकर के कर रहे हैं, एडवांस के बाद अगर क्लैरिफाई करने के बाद कर रहे हैं, तो आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है। साथ ही साथ जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए आपका मैंडेटरी होता है कि आपका 12th में 75% होना ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर बहुत ही मुश्किल है कि आप उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं। सबसे पहले चलिए यहाँ पे जान लेते हैं, आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम आपके पास 8 से 10 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको हो सकता है एक कॉलेज में सीट मिल जाए, उसके बाद दूसरे में भी चाहिए हो, तो आपको जो चाहिए होंगी 2-4 फ़ोटो एक्स्ट्रा होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी फ़ोटोज़ जो है सिमिलर होनी चाहिए थोड़ी, जैसे कि आपने फॉर्म में फिल करते समय लगाया था। उसके बाद अब बात करेंगे, उसके बाद आपके पास कोई आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, हालांकि 90% बच्चे जो होते हैं उनके पास आधार कार्ड होता है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना पैन या ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए आपका आधार में चाहे जो भी डेट ऑफ बर्थ पड़ी हो, बट जो 10th में डेट ऑफ बर्थ होती है उसी हिसाब से आपका जो है लिखा जाता है, उसी को मेन डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। तो अगर कोई भी करेक्शन कराना है आपको आधार कार्ड में तो बिल्कुल देर ना करें, उसको करा लीजिए। और चलिए बात कर लेते हैं 12th की मार्कशीट। तो अब आपका होगा कि देखिए ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो होता है ओरिजिनल सबमिट करने पड़ते हैं, मीन्स ले जाके दिखाने पड़ते हैं वहाँ पे। तो 12th की मार्कशीट, आप कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर अभी मैम अभी तक नहीं आई है हमारी डॉक्यूमेंट्स ये वाले, तो आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं। बाकी यूपी बोर्ड और मे बी स्टेट बोर्ड्स के जो हैं उन बच्चों का तो रिजल्ट भी आ चुका हो, मार्कशीट भी मिल गई होगी, उन लोगों को नहीं मिली तो कुछ दिनों में मिल जाएगी। तो ये होना आपका बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं जेईई मेंस का एडमिट कार्ड। ये भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपसे मांगा जाता है जेईई एडमिट कार्ड, तो आपको उसको संभाल के रखना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, देखिए इसमें जो होता है थोड़ा सा दिक्कत करता है कि अगर आप जनरल से हैं या पीडब्ल्यूडी से हैं या इस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन सब चीज़ों से है तो आपका पुराना भी चल जाएगा। बट अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 1 अप्रैल के बाद का ही जो है माना जाएगा, मान्य होगा। तो अगर आपने अभी तक पुराना है या जनवरी फरवरी का है तो वो बिल्कुल भी काम नहीं देने वाला है, आपको इसको अभी अपने हाथ से बनवाना पड़ेगा। साथ ही साथ देखिए जोसा काउंसलिंग में जो होता है क्या, आपके डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो कुछ सर्टिफिकेट जो होते हैं जोसा के स्पेसिफिक फॉर्मेट में होते हैं। वो फॉर्मेट आपको मैं प्रोवाइड नहीं करूँगी, मैं आपको बता दूँगी कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, इससे अच्छा तो मैं आपको लिंक बता दूँगी जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। उसके बाद आपका पासबुक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका ब्लैंक चेक ज़रूरी हो। क्यों ज़रूरी है? देखिए जब आप मान लीजिए किसी को काउंसलिंग में दे रहे हैं, है ना, आप मान लीजिए कोई आपको सीट मिल जाती किसी अच्छे एनआईटी में या ट्रिपल आईटी, जो भी आपको मनचाही सीट मिल जाती है, बट अभी आप चाहते हैं कि आपको उससे अच्छी सीट मिल जाए, उसके लिए भी आप ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने फ़ीस जमा कर दी, है ना, अगर आप सीट एक्सेप्ट करते तो आपको फ़ीस जमा करनी पड़ती है। कितनी जमा करनी पड़ती है वो भी लास्ट में बताऊंगी आपको। मान लीजिए यहाँ पर आपको उससे अच्छी सीट मिल गई, तो अगर आपके पासबुक नहीं है तो आपका पैसा रिटर्न कहाँ होगा? तो
तो आपकी पर्सनल पासबुक होना ज़रूरी है, साथ ही साथ एक ब्लैंक चेक बुक होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप बैंक से निकलवा लीजिए, मम्मी पापा के नहीं निकलेगा, अपने बैंक से अपनी खुद की निकलवा लीजिए हो सके तो। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट्स, ये आपका स्पेसिफिक फॉर्मेट में होगा जोसा का, वो मैंने आपको बताया कि अभी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये किससे बनवाएंगे, आपको एक सर्टिफाइड डॉक्टर से बनवाना है, किसी क्वैक डॉक्टर से नहीं बनवाना है जो कि मीन्स पर्ची पे लिख के आपको दवा लिख के देता है, ऐसा नहीं। आप कैसे पहचानेंगे कि वो क्वैक डॉक्टर मीन्स झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं जो, तो उन पे आपको भरोसा नहीं करना। आपको क्या देखना है, प्रिस्क्रिप्शन मीन्स जो पर्चा देते हैं या वो अपनी डिग्री शो करके रखते हैं और वहाँ पे वो प्रिंट करके रखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में आपके कि हाँ उन्होंने MBBS किया है या जो भी कोई कोर्स किया है, तो उसको कहते हैं सर्टिफाइड डॉक्टर। तो उसके वहाँ पे साइन होते हैं, मोहर लगती है उस डॉक्टर की, तब वो है जो वैल्यूड होता है आपका। उसके बाद OCI एंड PIO लगता है अगर आप इंडियन हैं और आउटसाइड ऑफ द इंडिया लिविंग, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आप किसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद TC है ना, ये सारी चीज़ें आपको भी लगती हैं। अगर ये आपका CBSE बोर्ड का होता है, ये आपका स्टेट बोर्ड के लिए होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स तो आपको कॉलेज से ही मिलता है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी होता है, देखिए इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी तो नहीं होता है वहाँ पे लगाना, बट अगर आप लगाते हैं, अब मान लीजिए आपकी फैमिली में आपके इनकम जो है वो फैमिली की इनकम 1 लाख से कम है, तो आप अगर SC ST वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो है फ़ीस 0% मीन्स आप फ्री में एडमिशन, फ्री में पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ तक स्कॉलरशिप भी आती है। मान लीजिए आपकी इनकम 5 लाख से कम है आपके परिवार में, आपके नहीं, तो आपका जो है 2/3 पार्ट जो है माफ़ हो जाता है। तो आप मान लीजिए आपके लिए कितनी अच्छी हेल्प हो जाती है। उसके बाद ड्रॉपर्स वगैरह के लिए भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सारे आपको मैं बता दूंगी कहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आपको ज़रा से भी लग रही हो हेल्पफुल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उसके बाद PWD सर्टिफिकेट सिर्फ जो है PWD वाले बच्चे लगाते हैं जो फिज़िकली डिसेबल हैं। उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड मीन्स आप मान लीजिए आप एक ही गर्ल हैं, भाई बहन नहीं, मीन्स आप यू शुड बी वन ऑफ द ओनली पर्सन हु इज़ द डॉटर ऑफ योर फैमिली, राइट। मीन्स आपके पापा मम्मी के आप एक ही बच्चे हैं, लड़की हैं, तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो अगर हो सके तो आप ये भी बनवा लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है जोसा सर्टिफिकेट फॉर्मेट, यहाँ पे पहली लिंक होगी उस पर क्लिक करना है आपको। ये आपकी मेन वेबसाइट है, एकदम ऑथेंटिक, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपकी फ़ीस क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ये मीन्स जोसा की है जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हो, डिक्लेरेशन फॉर्म SC ST वगैरह के लिए, NCL OBC NCL, उसके बाद कास्ट वैलिडिटी, मेडिकल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रिंट आउट निकलवा के फिल कर सकते हैं, अच्छे से हो जाएगा ये। चलिए अब बात बता देती हूँ आपकी फ़ीस कितनी जमा होगी। एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे फ़ीस की, तो देखिए जब तक आपकी काउंसलिंग चलती है उसमें कोई भी फ़ीस नहीं जमा की जाती है। फ़ीस जमा कब करनी होती है और कितनी जमा करनी होती है, जब आपको काउंसलिंग के दौरान कोई सीट मिल जाती है और आप उस सीट को लेना चाहते हैं तो आपको जो है फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल से हैं, या OBC से हैं तो आपका जो है 35,000 रुपया जमा होगा सीट के समय। और मान लीजिए उसके बाद ST SC जितनी भी कैटेगरीज आती है, PWD OBC NCL, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, तो इन सभी को जो होता है वो 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। मान लीजिए आपको अच्छी सीट मिल गई, तो मैंने बताया था आपके पास पासबुक होनी चाहिए, उससे जो है आपका पैसा वापस आ जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा। बट अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ये सारे नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। साथ ही साथ 31 NITs के कट ऑफ जोसा काउंसलिंग के लास्ट तक आपका कितना कट ऑफ में एडमिशन होगा, कितनी रैंकिंग पर, उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। आप है जो चैनल पर जाके दे सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं।